चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं हमारे द्वारा चलाए गए इस सेशन को आप लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट रहा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसी के क्रम में चलिए हम जो हमारा कक्षा 12वीं जो यूपी बोर्ड के जो हमारे बच्चे हैं, जो हिंदी माध्यम के वर्ष 2024-25 के जो बच्चे हैं, उनका हमारा जो सेशन क्लास चल रहा था। हम अब तक हम अध्याय जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें जो हमारा चौथा चैप्टर है, जिसको हम फोर्थ चैप्टर विचारक विश्वास और इमारतें चल रहा था। इसमें टोटल अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट करवा लिया है। अब ये जो है ये आपका 5वां पार्ट है। जैसा कि दोस्तों कल के वीडियो लेक्चर में हम जो थे, ये जो विचारक विश्वास जो इमारतें थे, इसमें क्या हम समाज के बारे में पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर को हम औपचारिक रूप से, जो कि मैंने बताया, मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं लिख दूं मौर्योत्तर काल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपका काल रहा, ये 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक ये क्या आपका शासन काल रहा। लगभग 500 साल का ये क्या 500 साल का ये समय का आपका जो है ये काल रहा। इसके बारे में क्या हम एक संक्षिप्त में पढ़ते हैं। तो इस मौर्योत्तर काल के बारे में जो आपका चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें नाम का जो चैप्टर है, इसमें हमने टोटल 4-5 कंप्लीट करवा दिए हैं। ये आपका 5वां पार्ट है। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें हमने क्या है कि जो जितने भी शासक हैं उन सभी शासकों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लिया है, उनके भौगोलिक क्षेत्रों को देखा, उनसे संबंधित कुछ फैक्ट कुछ डाटा को हमने क्या देख लिया। और इसके साथ साथ हमने क्या चीज़ों को देखा, हमने जो है जो अर्थव्यवस्था को देख लिया और समाज में लगभग बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या पढ़ लिया, हमने देख लिया। और समाज में कुछ और चीज़ें भी बाकी हैं, उसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम धर्म पे आएंगे, धर्म जिसमें हम संस्कृति कला और संस्कृति को कहीं ना कहीं देखेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज को अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक बार मैं फिर आप लोग से कहूँगा, आप लोग जो चैनल पे जुड़े हुए हैं, ये कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चे डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है। इस समय मैं एकदम लाइव हूँ, आप लोग के सामने हूँ। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आप लोगों को देता हूँ। और मैं हमेशा कहूँगा, आप लोग जो इतना सहयोग करते हैं हमारे इस चैनल पर आकर, आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इसी के क्रम में क्या हम समाज के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं छोटा सा संक्षिप्त में कल का जो वीडियो लेक्चर उसको रिकॉल कर दूं कि कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़े थे। जैसे कल के वीडियो लेक्चर में हमने समाज के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उसमें हमने ये बताया था कि जो महिलाओं की जो दशा थी, यानी जो मौजूदा काल जो समाज रहा उसमें जो महिलाओं की दशा था वह पूर्ववर्ती काल की तरह ही था, पूर्ववर्ती काल की तरह, यानी पहले के काल की तरह ही था। यानी इस काल में भी जैसे इस काल में भी आपका विधवा विवाह पर रोक हो गया, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, इत्यादि प्रथाओं का क्या इस काल में भी जिक्र मिलता है। यानी इस समय भी महिलाओं की जो दैनिक दशा थी वो कहीं ना कहीं खराब थी, अच्छा नहीं था। इस समय भी क्या महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से खराब थी। अन्य चीज़ों की भी हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अगर दो चीज़ों का अगर आप और देखो तो इस समय भी आपको अन्य चीज़ों की क्या इन सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है। और सुदूर दक्षिण में भी महिलाओं की दशा बेहतर नहीं थी। और जो हमारा सुदूर दक्षिण था, यानी जो हमारे सुदूर दक्षिण था, इस सुदूर दक्षिण में भी हमारी जो महिलाएं थी उनकी जो दशा थी वो बेहतर नहीं थी, दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। यहाँ भी विधवा विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, अन्य तरह की कृतियाँ थी। इस तरह की में यहाँ भी कृतियाँ देखने को मिलती थी, जैसे मिलती थी इन सभी चीज़ों को क्या, जैसे यहाँ पर भी विधवा महिलाओं जो थे उनके सिर मुंडित किए जाते थे। उल्लेख भौतिक साक्ष्यों के से उन्नत आवासीय संरचना की जानकारी मिलती है। तो मतलब महिलाओं की स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं था, यानी विधवा विवाह पर था, बाल विवाह था, विधवा महिलाओं के सिर मुंडित किए जाते थे। इन सभी चीज़ों की समाज के बारे में जानकारी मिलती है, महिलाओं के बारे में। अब जान लिया मकानों के बारे में, ये समाज हो गया महिलाओं को। अब मकान के बारे में देखिए, इस समय जो हमारा सुदूर जो दक्षिण था, यानी केरला तमिलनाडु वाला जो हमारा क्षेत्र था,
इस शासनकाल में यहाँ पर पक्के ईंटें मिलते थे, पक्के ईंटे के बने हुए हमें घर मिलते थे, जो हमें भौतिक शास्त्र, जो पुरातात्विक जो हमें शास्त्र मिलते हैं उसके आधार पर ये पता चलता है कि ये जो लोग थे जिस तरह की संरचना हम कहते हैं, किस तरह के घरों में रहते थे, ये पक्के ईंटों पक्के संरचना के घरों में क्या ये लोग रहते थे। हालांकि उस समय भी कुरीतियाँ व्यापक रूप से थी। पक्की ईंटों में घर में रहते थे, पक्की ईंटों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगा। कहने का मतलब क्या है, आपने अगर हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता में लोग पक्की ईंटें का प्रयोग करते थे। जब उनका पतन हो गया तो काफी लंबे समय तक हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी क्या पक्की ईंटें का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन जो सुदूर दक्षिण जो ये समय था, इस समय में क्या पक्की ईंटों का क्या प्रयोग प्रारंभ हुआ। पक्की ईंटों का प्रयोग प्रारंभ, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल बाद क्या, 1.5 से 2000 साल बाद क्या, इस समय क्या अब क्या पक्की ईंटों का धीरे धीरे अब प्रयोग होने लगा। इसलिए हम कहते हैं ना, जो हड़प्पा सभ्यता अपने आप में एक विकसित एक व्यापक सभ्यता थी। अभी इस समय भी आप देख सकते हैं कि अब आपके इस समय में भी क्या पक्की ईंटों का प्रयोग होने लगा। पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में जब उनका पतन हो गया तो 2000 साल बाद इस समय क्या अब पक्की ईंटों का आपका प्रयोग देखने को मिलता है। 1.5-2 हजार साल बाद आप प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। पूर्ववर्ती काल की तरह ही शाकाहार और मांसाहार दोनों का बढ़ चलता है, यानी पूर्ववर्ती काल की तरह भी इस काल के लोग भी क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। यानी ऐसा नहीं था कि जैसे लोग पूरी तरह शाकाहारी थे या पूरी तरह मांसाहारी, दोनों थे। यानी आज से नहीं, काफी लंबे समय से शाकाहार एवं मांसाहार के लोग बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। आज से नहीं, बड़े पैमाने पर शाकाहार एवं मांसाहार के लोग देखने को मिलते हैं। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ साथ अब ये देखिए, सुदूर दक्षिण में अतिथियों को विशेष सम्मान दी जाने का उल्लेख मिलता है। और जो सुदूर दक्षिण था, यानी जो हमारा केरला और तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था, कोई मेहमान आता था, तमिल तो ठीक है, जो हमारा केरला था, जो तमिलनाडु था, यहाँ पे यदि कोई अतिथि आ जाता था तो अतिथि को क्या विशेष सम्मान दिए जाने का प्रावधान था। इसका क्या हमें उल्लेख मिलता है कि अगर इनके यहाँ क्या कोई यदि अतिथि आ जाता था तो इनको विशेष सम्मान दिया जाता। यानी केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, पूरे भारत के क्षेत्रों में सामान्यतः अतिथि को तो विशेष सम्मान दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर केरला और तमिलनाडु को अतिथि को विशेष सम्मान दिया जाता था। इन क्षेत्रों में सुदूर दक्षिण में दिया जाता था। रोमन व्यापार एवं मध्य एशिया का नए प्रकार के बर्तनों का भी प्रचलन था। और इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में क्या था, जो रोमन था, रोमन हो गया एशिया के अन्य देशों के साथ क्या नए बर्तनों का प्रयोग का प्रचलन हमको क्या देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। यानी इनकी थोड़ी सभ्यता थी, जो समाज थे ये अलग था। यानी यहाँ पर महिलाओं दैनिक दशा पूर्ववर्ती काल की तरह एकदम खराब थी। यहाँ पर अतिथियों का विशेष सम्मान किया जाता था। ये लोग क्या करते थे, रोमन और एशिया के नए देशों के साथ अन्य नए देशों के साथ अलग अलग तरह के बर्तनों का क्या ये लोग बड़े पैमाने पर ये लोग क्या प्रयोग करते थे। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। तो सुदूर दक्षिण में जो ये चोल पांडु हुए, इनके बारे में यदि लिखने के लिए बोल तो समाज के बारे में लिख सकते हैं। इनके समय में अतिथियों का विशेष सम्मान होता था। ये लोग रोम और एशिया के जो नए देश है उन देशों के साथ बर्तनों का प्रयोग करते थे। इसके साथ अतिथि का प्रयोग करते थे। महिलाओं की जो स्थिति थी पूरी तरह से एकदम खराब थी। अन्य चीज़ों को क्या आप समाज में लिख सकते थे। इसके साथ आप समाज में कुछ अन्य चीज़ों को आप इसमें नोट कर लीजिए। मध्य एशियाई संपर्क के कारण पहनावे में भी कुछ नए तथ्यों के साक्ष्य, जैसे यानी मध्य एशिया के संपर्क था, इस वजह से यहाँ के लोग जो पहनावे थे एकदम अलग थे। यानी इनके पहनावे में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के जो लोग थे किस तरह के कपड़े पहनते थे। शैक्षणिक पहनावे में भी कुछ तत्वों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे शैक्षणिक प्रति विधवा पूर्ववर्ती काल की तरह ही अतीत संस्कार के भी रूप में दाह संस्कार का एक लोकप्रिय था। तो यहाँ पर भी क्या था, कुछ अलग प्रकार की, यानी यहाँ के जो सुदूर दक्षिण जो केरला तमिलनाडु था, कहीं न कहीं रोमन मध्य एशिया के देशों के साथ इनका संपर्क था। तो वेशभूषा भी एकदम अलग था। और अंतिम संस्कार में दाह संस्कार का
मुख्य यहाँ पर क्या प्रचलन था, यानी दाह संस्कार करते थे, किसी को जलाते नहीं थे बल्कि उसको गंगा में प्रवाह कर देते थे। इस तरह की चीजें क्या यहाँ पे अंतिम संस्कार में बहुत ज्यादा क्या प्रचलन था। और यह एक लोकप्रिय है। सुदूर दक्षिण में पत्थरों के साथ दफनाए जाने का भी प्रथा प्रचलित था। तो कुल मिलाकर के समाज में आज 4-5 चीजों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, महिलाओं की दशा पूरी तरह से खराब। दूसरा नंबर कि अतिथि का विशेष सम्मान। तीसरा नंबर, ये लोग क्या करते थे, रोम एवं मध्य एशिया के जो नए नए बर्तन थे, बर्तनों का बड़े पैमाने पर, शिल्पों का बड़े पैमाने पर क्या अपने शासन में ये लोग प्रयोग करते थे। चौथी बात याद रखिएगा, ये जो लोग थे यहाँ पर भी इनके पहनावे एकदम अलग थे। थोड़ा सा बाकी देशों के साथ यह इनका पहनावे भी अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि ये क्या थे, इनका डायरेक्ट कनेक्शन मध्य एशिया और रोम के साथ इनका व्यापार था, सुदूर दक्षिण यानी वर्तमान केरला और तमिलनाडु का। इसलिए कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को आपको मिलेगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात को आप याद रखिएगा, पांचवा है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार में दाह संस्कार और पत्थर में दफनाए जाने का लोकप्रिय प्रथा प्रचलित रही थी। तो इस 5 टॉपिकों को आप सुदूर दक्षिण में केरला और तमिलनाडु के क्षेत्रों में याद रखिएगा। यहाँ पर 3 ही शासक थे, चेर, चोल, पांडे। ये क्या, ये 3 ही थे। अगर इनके बारे में कुछ भी दे दिया लिखने के लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ मत कीजिएगा, समाज के बारे में क्या लिख दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम समाज के बारे में, अगर इन 5 चीज़ों का जिक्र कर दिया, अर्थव्यवस्था में उन चीज़ों का जिक्र कर दिया, तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कुछ नोट करने वाली पॉइंट है, कुछ नोट करने वाले कुछ टॉपिक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन नोट करने से पहले मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ना चाहूँगा और मैं कहूँगा यदि इसमें तो कुछ अभी लिखा नहीं है फिर भी आप कुछ स्क्रीनशॉट जैसा कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं फिर। लेकिन पहले मैं आप लोगों का लाइव कमेंट पढ़ूँ। अगर कोई आपका कमेंट है तो आप जो है आप हमें क्या कमेंट करें। मैं हमेशा कहता हूँ यदि आप लाइव देख रहे हैं तो कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लाइव होकर कमेंट कीजिए। यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो में कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं उसका जो है रिप्लाई आपको जरूर देता हूँ। बिना रिप्लाई दिए मैं छोड़ता नहीं हूँ। या अगले दिन आपके नाम के साथ जो है मैं अपने उस टॉपिक को मैं बताता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का इस सेशन में यदि आपको डाउट रहा तो डाउट बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। आपको चीज़ें क्या एकदम समझ में होनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर रहा, डाटा एकदम क्लियर रहा, फैक्ट एकदम चीज़ों की याद रहा, तो आप आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। क्योंकि पेपर का पैटर्न फैक्ट, डाटा, फैक्ट, फैक्ट, डाटा, कॉन्सेप्ट, इसी पे है। फैक्ट, डाटा, कॉन्सेप्ट ही है। फैक्ट एमसीक्यू में फैक्ट पूछेगा 1 या 2 नंबर पे कोई डाटा पूछ दिया, और कॉन्सेप्ट क्या आपका जो है शॉर्ट और लॉन्ग में ही पूछेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अप्रोच जो रणनीति है इसके आधार पर देखिए। जहाँ फैक्ट मिला फैक्ट रख लिए, जब कोई डाटा मिला, कोई जानकारी मिले, कोई उल्लेख मिला लिख दिए, कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने की तो आप समाज को देख लो, अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति, प्रशासन, सबको देखो, ताकि अगर प्रश्न कैसा भी पूछ दे तो आप क्या आसानी से लिख सकते हैं। तो इसी के क्रम में आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप क्या नोट कर सकते हैं यदि आप पेन पेपर लेकर बैठे हुए हैं। यदि नहीं लेकर बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा पेन पेपर लीजिए और इन चीज़ों को क्या आप नोट कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस काल में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी धर्मों का विकास रहा। यानी ये जो 500 साल रहा मौर्योत्तर काल के बाद, जो ये जो काल है, इस काल में चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म है, यानी मैं लिख दूं बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का, कोई भी धर्म, सभी धर्मों का विशेष रूप से क्या यहाँ पर महत्व रहा। यानी इन सभी धर्मों को क्या संरक्षण रहा। यानी ऐसा नहीं था कि जैन धर्म पतन हो रहा है या बौद्ध धर्म का पतन, बौद्ध धर्म का पतन, जैन धर्म का पतन या ब्राह्मण धर्म का पतन, ऐसा नहीं था। सभी धर्मों को सभी शासकों ने संरक्षण दिया, क्योंकि ये ऐसा समय रहा, इस समय में बहुत से ऐसे शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। जैसे शुक हुए, सातवाहन हो गए, चोल चेल हो गए, कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्या ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन उसकी तुलना में बौद्ध एवं जैन धर्म को भी क्या कहीं ना कहीं संरक्षण दिया, उसको महत्व बनाए रखा। और इससे पहले क्या था, जब बौद्ध और जैन धर्म का जब उभार हो रहा था, कहीं ना कहीं इसका क्या पतन हो रहा था,
क्योंकि इसका पतन हो रहा था। इस चीज़ों को क्या आप विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। तो इस समय में चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण धर्म, सभी धर्मों को संरक्षण किसी न किसी शासक के द्वारा मिला था। और इस समय तीनों एकदम इक्वल लेवल पे थे, ही कोई ऊपर नीचे नहीं था। इस समय सब तीनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे थे, क्योंकि इस समय जैन और बौद्ध धर्म में भी क्या हुई, इन सभी कृतियाँ आ गई। अब इस समय अंतर नहीं था कुछ बौद्ध धर्म में जैन धर्म में, क्योंकि अब बौद्ध धर्म में जैन धर्म में कुछ अंतर नहीं रह गया था, क्योंकि जैसे ब्राह्मण धर्म में लोग मूर्ति पूजा करते थे वैसा जैन धर्म में हो गया। बौद्ध धर्म में भी लोग गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे। जब ब्राह्मण धर्म के लोग मंदिर जा रहे हैं तो वैसे बौद्ध धर्म के लोग चैत्य में पूजा कर रहे हैं, हो गया। तीर्थ यात्रा ब्राह्मण धर्म के लोग करते थे, वैसे अब जैन बौद्ध धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करने लगे। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन स्वामी जहाँ जहाँ पर उन्होंने तीर्थ यात्रा किए थे, कर्म कांड हो गया, पूजा पाठ हो गया, चढ़ाव हो गया, सब आए, यानी तीनों इस समय एकदम बराबर हो गए। कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम एक जैसे हो गए। आपको तीनों धर्म देखने के लगभग अब एक ही जैसा हो गया था, कुछ अब अंतर नहीं रहा। और इस समय जितने भी धर्म थे सभी धर्मों को समान रूप से सुरक्षा मिला। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये धर्म इस समय ये धर्म समाप्त हुआ या वो धर्म समाप्त हुआ, ऐसा नहीं। इस समय तीनों धर्म एकदम बराबर थे, ना तो कोई समाप्ति पर था ना तो कोई टॉप पे था, तीनों बराबर हो गए। अब इसके बाद क्या होगा, अब जैन बौद्ध धर्म का जो क्या अस्तित्व धीरे धीरे भारत में कम होगा, जबकि बौद्ध धर्म का धीरे धीरे क्या उत्थान होगा। और उत्थान क्यों होगा, उसके पीछे सिंपल है, क्या कारण है कि शासक है। उसके बाद जितने भी शासक आए सामान्यतः, जैसा इसके बाद अगर आप गुप्तों के बारे में पढ़ोगे तो भी ब्राह्मण धर्म थे, अन्य जो पढ़ोगे वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म से थे, सॉरी गुप्त थे, वैश्य थे। तो धीरे ऐसे बहुत सारे आप क्या वंशों पर जो ब्राह्मण थे, वैश्य थे, अन्य थे, इससे क्या अब पता चलेगा कि इन्होंने क्या ब्राह्मण धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया। और कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण हुए, जिससे इन बौद्ध मठों को, जैन धर्म के जो निवास स्थल है, इन चैत्यों को, इन बिहारों को सीधा टारगेट किया गया, लूटपाट किया गया, इनके धर्मस्थल को तोड़ा गया और उसको राजकीय संरक्षण भी नहीं मिला लोगों को। फिर बाद में इनमें दुनिया भर की वही सभी बुराइयां आ गई, जिसके विरुद्ध महावीर जैन स्वामी ने, जिसके विरुद्ध गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या ये धर्म भारत में धीरे धीरे जैन धर्म बौद्ध धर्म समाप्त होने लगता है और उसकी जगह क्या बौद्ध धर्म लेता है। जबकि यही जैन और बौद्ध धर्म की बात तो नेपाल श्रीलंका नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, आपका चीन हुआ, म्यांमार हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, आपको इन सभी देशों में आपको जापान कोरिया तक आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे ये फैला, लेकिन इस समय क्या धीरे धीरे ये समाप्त होने लगा। तो मैं नोट करने वाले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मौर्योत्तर काल में यानी 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का ऐसा तीनों धर्म पैरेलल पे आ गए थे, कोई धर्म समाप्ति को या कोई धर्म टॉप के ऊपर नहीं था, एकदम बराबर होगा। अब यहाँ से धीरे धीरे क्या ये सभी धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म का पतन होगा। पतन क्यों होगा उस पतन को जानेंगे। यदि कभी लिख बौद्ध धर्म पे कुछ पूछ भी दिया प्रश्न की बौद्ध धर्म का संक्षिप्त वर्णन करें, तो शुरू से लेके अंत तक यानी गौतम बुद्ध से जन्म से लेके अंत तक, अब इसके अब पतन से लेकर उद्भव से लेके टॉप तक जो गया, फिर उसके बाद धीरे 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 इसके पतन तक आप क्या आप आसानी से लिख सकें, जैन धर्म के बारे में भी लिख सकें। इसलिए मैं आप इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। तो नोट में एक चीज़ का आप इसका विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा, जिक्र कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए सभी धर्मों में राजकीय संरक्षण, विदेशी शासकों द्वारा भी भारतीय धर्मों को संरक्षण, यानी जितने भी शासक थे सभी शासकों ने, चाहे कोई भी शासक हो, सभी शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, जैन धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण। तो भारतीय शासकों ने तो संरक्षण दिया, साथ में जो विदेशी शासक रहे, जैसे कुषाण क्या था, वो तो मध्य एशिया के थे, आ गए भारत में। इंडो ग्रीक कहाँ थे, पार्थियंस कहाँ थे, भारत तो थोड़े न थे। जो आए उन्होंने भी क्या किया, क्या जितने भी विदेशी है उन विदेशियों ने भी क्या इन सभी धर्मों को क्या संरक्षण दिया अपने शासन काल में। यानी भारतीय शासक क्या विदेशियों ने भी इन सभी धर्मों को इन्होंने क्या संरक्षण दिया। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद आप लिख दें सुदूर दक्षिण में भी ब्राह्मण धर्म को प्रचलित जैन शिव, यानी जो सुदूर दक्षिण था जो हमारा ये वाला जो दक्षिण था, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, ये जो तीनों थे, इन तीनों ने क्या किया, जो तमिलनाडु केरला वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर विशेष तौर पर ब्राह्मण धर्म का क्या ब्राह्मण धर्म का विशेष रूप से क्या महत्व बना रहा। ब्राह्मण धर्म का
विशेष रूप से क्या महत्व यहाँ बना रहा है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोगों हैं जिन्होंने क्या किया, इन तीनों के शासनकाल में क्या बड़े पैमाने पर क्या यहाँ पर ब्राह्मण धन की पूजा पाठ, जैसे शिव हुए, शिव हो गए, विष्णु हो गए, कृष्ण हो गए, कृष्ण सुब्रमण्यम हो गए, ऐसे बहुत सारी देवताओं की क्या यहाँ पर क्या पूजा की जाने लगी। तो इससे क्या, इससे में भी सुदूर दक्षिण में विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का महत्व बना रहा। और हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता थे, शिव हुए, विष्णु हुए, इंद्र हो गए, सुब्रमण्यम हो गए, सुरगन हो गया, इत्यादि देवताओं का विशेष रूप से महत्व रहा और लोग बड़े पैमाने पर इनका पूजा पाठ करने लगा। तो ये मैं क्यों बता रही, समाज में होता था कि अगर समाज में पूछ ही दिया विचारक विश्वास और इमारतें नाम के चैप्टर में, जो आपको मौर्योत्तर काल के नाम से जानते हैं, आप आसानी से कुछ ना कुछ आप लिख सकें। अब आगे देखिए, यज्ञ कर्म कांड इत्यादि का भी प्रचलन था। और इस समय क्या यज्ञ हुआ, कर्म कांड हुआ, इन सभी का भी प्रचलन, शास्त्रों से संस्कृति प्राकृति और तमिल भाषाओं में साहित्य का भी उल्लेख मिलता है। यानी इस समय जो आपका ये जो सुदूर दक्षिण था, इस सुदूर दक्षिण में चेल चोल पांड्य जो हुए, इनके समय में क्या कर्म कांड हुए, यज्ञ हुए, और बड़े पैमाने पर साहित्यों का लेखन मिलता है। और जो लेखन मिलता है वो 3 भाषा मिलता है। एक तो तमिल हो गया, तमिल, संस्कृत, संस्कृति ने संस्कृत और प्राकृत, यानी संस्कृत और प्राकृत भाषा में क्या इसका बड़े पैमाने पर क्या उल्लेख मिलता है। इस शासन काल में भी आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए, साहित्यों की जानकारी मिलती है। और एक बात और जान लीजिए, और इन भाषाओं में भी साहित्य के भी बड़े पैमाने पर शक्ति और बहुत सारे ऐसे साहित्यों की क्या भी जानकारी मिलती है। तो इस हिसाब से आपका क्या 2 टॉपिक समाप्त हुए। इसमें एक हमने क्या अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया, अब हमने समाज समाप्त कर दिया। अर्थव्यवस्था समाप्त, समाज समाप्त, ये दोनों आपका हो गया। अब तीसरे टॉपिक पे आ जाइए, नंबर 1, नंबर 2, अब नंबर 3 पे आ जाइए। मैं 3 यहाँ लिख दूँ, नंबर 3 पे आ जाए। अब नंबर 3 पे संस्कृति और कला, कला और संस्कृति। नंबर 3 पे आपको क्या कला व संस्कृति, कला और संस्कृति। नंबर 4 पे आपको क्या राजनीति, इनको पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था हो गया, समाज हो गया, फिर कला और संस्कृति, उसके बाद राजनीति पढ़े। राजनीति चौथे नंबर पे है, क्योंकि जब समाज आप पढ़ लेंगे तो उसके साथ आप क्या कला को और संस्कृति को आप जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़े से कला और संस्कृति को पढ़ लेते हैं, ताकि अगर पूछ दिया कि कुषाणकालीन संस्कृति को बताइए, कला को बताइए, अन्य चीज़ों को बताइए, तो आप क्या आसानी से लिख सके। यानी हम हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, जिससे किसी भी शासक के बारे में, किसी भी शासक काल के बारे में कुछ भी यदि प्रश्न पूछे तो हम उसको क्या आसानी से उसको लिख सकें, उसको समझ सके और उसको हम बता सके। ऐसा ना हो कि हमारे पास चीज़ों की समझ कम पड़ गई या हमें मालूम नहीं था, इसके वजह से क्या हम लिख नहीं पाए या हमें क्या जानकारी नहीं थी। हमारे साथ ऐसा ना हो, हम फटाक से उसको क्या आसानी से क्या उन चीज़ों को हम लिख सके। इसका पूरा प्रयास हम करेंगे पेपर में। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा आप हमारे साथ क्या बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको क्या डाउट रहे। चलिए, तो अब आगे हम क्या चलते हैं। तो अब इसे आप कला पे देखते हैं। कला पे देखिए, कला, इसमें 2 शब्द को पहले आप जान लीजिए, कला क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। कला व संस्कृति, कला क्या होती है, संस्कृति क्या होती है। कला संस्कृति का देखिए, जो कला होती है वो कुछ कला कई तरह की होती है। जैसे चित्रकला हुआ, कला कई तरह की होती है, जैसे चित्रकला हो गया, मूर्ति कला हो गया, नृत्य हो गया, नृत्य भी एक कला होती है, संगीत हो गया, शिल्प हो गया, मूर्ति में भी शिल्प आ जाता है आमतौर पे, शिल्प हो गया, यानी ये सभी कला है। और साहित्य और संस्कृति क्या होती है, देखिए जो संस्कृति होती है यह जन्मजात होती है और विरासत में मिलती है। देखिए कला संस्कृति में बहुत अंतर होता है। देखिए जो संस्कृति होती है ये जन्मजात हमें मिलती है कहीं ना कहीं, इसमें दोहराई नहीं है।
और ये क्या होती है, ये जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। जैसे जो संस्कृति होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है। जैसे किसी समाज, मान लीजिए कोई समाज है, अब इसकी संस्कृति क्या है कि महीने में 4 दिन गाय की पूजा करें, इनकी संस्कृति है, इनके रीति रिवाज है, इनकी विचारधारा है। तो ये जब जन्म लगा तो जन्म से लोग इस संस्कृति को मानेंगे, पूजा पाठ चढ़ावा अर्चना विचार धारा विषय इसे करेंगे, इनकी संस्कृति में आती है। और जो कला होती है इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कला संस्कृति में एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है, जो संस्कृति होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाली चीज़ है और ये विरासत में हमें मिलता है, जबकि कला विरासत में नहीं मिलता है। कला जो है आपके योग्यता है, कला एक समझ लीजिए क्या एक योग्यता है। कला यानी आर्ट्स, आर्ट्स क्या है, योग्यता। किसी चीज़ में यदि आपके पास योग्यता है तो हम कहेंगे वो कला है। और जो संस्कृति होती है क्या, वो विरासत में हमें क्या पीढ़ी दर पीढ़ी हमको क्या मिली हुई है, आई है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कला को जो है, कला अगर हम पढ़ते हैं तो कला को हम क्या 3 भाग में इसमें बांट के पढ़ेंगे। जो कला है हमारा, इसको 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, 3 भागों में। पहला हमारा होगा स्थापत्य, स्थापत्य स्थापत्य कला। दूसरा होगा हमारा चित्रकला, चित्र कला। अब तीसरा हमारा होगा मूर्ति कला, मूर्ति कला हो गया। अब मूर्ति कला क्या हो गया, मूर्ति कला, ये हो गया हमारा क्या मूर्ति कला, मूर्ति कला। अब स्थापत्य क्या है, असल स्थापत्य क्या, देखिए स्थापत्य का मतलब है जैसे कोई किला बन रहा है, कोई महल बन रहा है, कोई गुफा बन रहा है, कोई मंदिर मस्जिद, इस सभी चीज़ों की बड़े का स्थापत्य में आता है। जैसे शाहजहां ने क्या लाल किला बनाया तो स्थापत्य में आ गया, ताजमहल बनाया तो स्थापत्य में आ गया। तो स्थापत्य में भवन निर्माण की जैसे संरचना पर, जैसे किला गुफा महल मंदिर मस्जिद, ये सभी स्थापत्य में आ जाते हैं। चित्रकला में जो आमतौर पे जो चित्र होता है, जो पेंटिंग होता है उसमें आते हैं। और मूर्ति कला में जो कोई मूर्ति हुआ कोई इमारत हुआ उसमें आते हैं। तो स्थापत्य कला देखते हैं, उस समय स्थापत्य कला में क्या क्या चीज़ों को स्थापित करवाते हैं। भारत में ये कोई दौराय नहीं है कि वह भारत में जो हमारे मुगल साम्राज्य में स्थापत्य बड़े पैमाने पर हुआ। और विशेष करके जो शाहजहां थे उन्होंने अपने समय में चित्रकला और स्थापत्य कला को विशेष महत्व दिया था, क्योंकि शाहजहां एक वैसा रहा अपने समय जिसने बड़े पैमाने पर चित्रों का निर्माण करना, फिर किले महलों का निर्माण उसने बड़े पैमाने पर करवाया। तो इस समय देखते हैं कि स्थापत्य कला कैसा था, चित्रकला कैसा था, मूर्ति कला कैसा था। तो स्थापत्य कला में हम 3 चीज़ों को देखेंगे, 3-4 चीज़ों को देखेंगे। इसमें क्या हम 3-4 चीज़ों को देखेंगे, 3-4 चीज़ों को क्या हम देखेंगे। 3-4 चीज़ों को हम क्या देखेंगे, जैसे आप एक चीज़ ले लीजिए, स्तूप को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, पहला स्तूप को देखेंगे, दूसरा चैत्य को देखेंगे, तीसरा विहार को देखेंगे। तो आप नोट कर सकते, तो हम इस चीज़ों को देखेंगे, बिहार को देखेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या हम देखेंगे। और उसके बाद जो है इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। अब आज ये मूर्तिकला, चित्रकला में अभी आते हैं। मूर्तिकला में क्या देखेंगे, मूर्तिकला उस समय 3 तरह की थी मूर्तिकला, जैसे गंधार मूर्तिकला, गंधार हुआ, गंधार मूर्तिकला हो गया हमारा, मथुरा हो गया, मथुरा हो गया, नंबर डाल दो, पहला दूसरा और तीसरा हो क्या हो गया, अमरावती, अमरावती, ये मूर्तिकला में आ गया। अब चित्रकला में अगर क्या देखें, चित्रकला में जैसे अजंता हुआ, अजंता हुआ, अजंता हुआ, एलोरा, ये सब चीज़ों को क्या देखेंगे चित्र, अजंता हुआ, एलोरा हुआ, एलोरा हुआ, एलोरा हुआ, इन सभी चीज़ों को क्या हम चित्रकला में देखेंगे, क्योंकि इसमें पेंटिंग बने अजंता एलोरा की गुफाओं में। तो ये सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो अभी इसके बारे में जाने इससे पहले मैं कहूँगा कि आप जो है क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी मैं चीज़ें लिखाता हूँ आपकी किताबों को क्या मैं सर्च करके मैं खोज के ही इन सभी चीज़ों को मैं लिखाता हूँ। और मैं आपको कहता हूँ ये जो भी चीज़ें हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे नेगलेक्ट ना कीजिए, आप इसको जो है पढ़ लीजिए
और याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि पेपर में आपको क्या काम आ सके। और मैं हमेशा कहूँगा, यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई चीज़ें ना समझ आए, तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करें, मैं उसका जो है रिप्लाई मैं करता हूँ। तो उम्मीद कर रहा हूँ करूँगा कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीज़ें। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा। और आप लोगों ने जो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो किया होगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब आ जाइए स्तूप के बारे में। अब स्तूप कला पढ़े, स्तूप कला, स्तूप स्थापत्य कला पढ़े। स्तूप स्थापत्य, स्तूप स्थापत्य, स्तूप स्थापत्य के बारे में पढ़े। अब जो है स्तूप स्थापत्य के बारे में पढ़े। अब स्तूप स्थापत्य के बारे में जितने ऐसे कुछ वंश हुए, जैसे शुंग हुए, कुषाण हुए, सातवाहन हुए, मैं बता दूं, जैसे शुंग हो गए, सातवाहन हो गए, कुषाण हो गए, कुषाण हो गए, इन सब के बारे में क्या हम पढ़ेंगे कि शुंगों के समय कैसा रहा, सातवाहनों के समय कैसा रहा, कुषाणों के समय कैसा रहा, या चेर चोल पांडव के समय, सबके समय में कैसा स्थापत ये स्तूप कैसा रहा। तो स्तूप कैसा है इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे स्तूप क्या, पहले जानें कि स्तूप क्या होता है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए कि पहला जो हमारे स्थापत्य में पहला है स्तूप स्थापत्य कला है, जिसमें हम शुंगों के बारे में क्या हम पढ़ेंगे। तो ये स्तूपों के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि जो स्तूप होता है, ये स्तूप क्या होता है, ठीक है। तो स्तूप कला हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम शुंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर सातवाहन, फिर कुषाणों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्तूप क्या होता है। देखिए पहले मैं लिख लूं शुंग। देखिए स्तूप क्या है, देखिए जब गौतम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध के समय से पहले, जैसे यानी गौतम बुद्ध के जन्म से पहले स्तूप निर्माण की परंपरा रही है। जब गौतम बुद्ध का जब देहांत होने वाला था, यानी अपने शरीर को जब त्यागने वाले थे, तो उन्होंने उस स्तूप निर्माण की क्या उन्होंने बात रखी। और उन्होंने क्यों बात रखी इसका कोई नहीं जानता क्यों उन्होंने क्यों, लेकिन सामान्यतः यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने जब उन्होंने शरीर त्यागने से पहले अपने शिष्यों से स्तूप निर्माण की बात की थी। और इस स्तूप में होता क्या है, गौतम बुद्ध की जो चीजें थी जो उन्होंने अपने जीवन में प्रयोग की, या उनके शरीर का कोई अंग, कोई भाग, उसका क्या स्तूप निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब जैसा समझिए, जैसे मान लीजिए स्तूप कुछ इस तरह की आकृति होती थी, इस तरह की, वह ऐसा होता था, वह ऐसा छतरी लगा होता था, कुछ इस तरीके की क्या आकृति होती थी। फिर इस तरह ऐसा रेलिंग होता था ऐसा, फिर ऐसा दरवाजा जैसा संरचना होता था, मतलब ऐसा संरचना होता था, वैसा कुछ ऐसा मतलब संरचना होता था, ठीक है। उसके बाद चारों ओर से फिर इसको घेरा जाता था। तो इस स्तूप इस तरह की क्या ये छत्र होता था, अर्मिका हुआ, अर्ध गोलाकार हुआ, तोड़ना दरवाजा हुआ, रेलिंग हुआ, इस तरह क्या स्तूप होता था। तो ये जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में क्या था, गौतम बुद्ध के जो कपड़े हो गए, जो शरीर का कोई अंग हो गया, या उनके जीवन में उपयोग कोई वस्तु क्या इसमें रखी थी। अब इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, निर्माण क्यों, देखिए निर्माण के लिए गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे ध्यान के भाई स्तूप निर्माण करवाया जाता है। लेकिन इसका क्या उद्देश्य रहा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके स्तूप से लोग आने वाली पीढ़ी प्रेरणा लें, लोग शिक्षा लें, अन्य चीजें करें, इत्यादि चीजों के लिए क्या उन्होंने स्तूप निर्माण करवाया। और जब ये निर्माण हुआ था तो उनके शरीर के अंगों का, उनके जीवन में प्रयोग लाए वस्तुओं का इसमें क्या डाल कर क्या इसमें रख कर उस स्तूपों का निर्माण करवाया जाता था। और जब शुरुआती समय में जब गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ था, तो उस समय स्तूप इस तरह के नहीं होते थे। उस समय जो स्तूप होते थे मिट्टी के होते थे, कुछ ऐसे स्तूप होते थे मिट्टी के होते थे, इसमें रख दिया जाता था। बाद में जैसे समय बीता तो लोगों ने क्या किया, इसको एक व्यवस्थित रूप दिया, एक व्यवस्थित रूप में स्तूपों का निर्माण कराया। और आने बाद बहुत से शासकों, जो जैन धर्म के शासक थे, जो बौद्ध धर्म के जो शासक रहे, जो संरक्षण रहे, शासक नहीं, जो बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म के जो संरक्षक रहे, आगे चल के इन्होंने क्या किया, इन स्तूपों का इन्होंने क्या संरक्षण दिया, बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया, प्रचार प्रसार किया, इत्यादि चीजों को इन्होंने किया। तो मैं पहले बता, जब गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उस समय स्तूप इस तरीके से नहीं होते थे, कुछ मिट्टी के, कुछ कच्ची मिट्टी के, इस तरह कुछ संरचना बॉक्स जैसे बना दिया जाता था। जैसे मान लीजिए जब हम आदि मानव थे, आदि मानव, जब आदि मानव थे और जब हम शिकार करते थे,
शिकार करते थे। जब शिकार करते थे तो खेती तो नहीं करते थे, खेती नहीं करते थे। जब हम शुरुआत में पहली बार जब खेती करना आए तो ऐसा तो था नहीं कि हम बहुत व्यवस्थित के खेती करते थे, बहुत व्यवस्थित कृषि करते थे। नहीं, जहाँ मन में आता ऐसा खेती कर लेते थे। मान लो उस समय हमारे खेतों की लंबाई ऐसा कुछ होती थी या कुछ अर्थ तक होता था, और हमारे औजार भी बहुत अच्छे नहीं होते होंगे। तो मैं ये कहना चाहिए, जब इंसान पहली बार खेती करने उतरा होगा तो क्या बहुत व्यवस्थित नहीं खेती किया होगा कि खेत बहुत अच्छे रहेंगे, औजार बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उससे जानकारी होगी, बहुत योग्यता रहेगी। नहीं, धीरे धीरे उसने खेती करना प्रारंभ किया हो, फिर अपने जरूरत अनुसार अपने औजारों में, अपने हथियारों में उसने परिवर्तन किया, बदलाव किया, उसकी योग्यता में बदलाव हुआ, उसके योग्य हुआ, योग्यता में बदलाव हुआ, स्किल आया, उसने सीखा, आने वाली पीढ़ी को सिखाया। तो धीरे 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 एक समय बाद क्या कृषि का विकास हुआ। ठीक उसी प्रकार जब गौतम बुद्ध से पहले जो स्तूप थे वो बहुत विकसित थे, कुछ इस तरह के स्तूप होते थे। फिर उन्होंने जब देह को त्यागा तो उस समय भी स्तूप जो होते थे बहुत अच्छे नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया तो लोगों ने, शासकों ने इसमें क्या धीरे धीरे बदलाव किया। कच्चे ईंटें की जगह पक्की ईंटें बनने लगी, कुछ भवन नुमा होने लगी, कुछ संरचना बनने लगी, कुछ उसमें डिजाइनें बनने लगे, कुछ उसमें अलंकरण होने लगा, कुछ शोभा बढ़ने लगी, अन्य चीजें होने लगी। सुरक्षा के लिए रेलिंग बनाए गए, अन्य चीजें बनाए गए। इन सभी चीजों का क्या उसमें बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। तो पहला आप जान लेंगे स्तूप क्या है। ये बौद्ध धर्म से और अन्य धर्मों से भी संबंधित है, लेकिन सामान्यतः गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप होता था। इसको क्यों बनाया जाता था, इसका कोई उद्देश्य उस समय नहीं था, लेकिन गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से ये कहा कि जब मैं देहांत हो तो मेरे अंग, मेरे द्वारा उपयोग किए जो वस्तु स्तूप, उसका प्रयोग करके क्या इन स्तूपों का निर्माण कर सके। उद्देश्य क्या था, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे सीख सके, समझ सके और इससे प्रेरणा ले सके, अन्य चीजें हो सके इत्यादि के लिए उन्होंने क्या स्तूप निर्माण करवाया। जब इनका देहांत हो गया तो इस काल में क्या बड़े पैमाने पर लोगों ने क्या स्तूप निर्माण कराया। तो अब आते हैं जो शुंग थे, इन शुंगों ने स्तूप को किस रूप में देखा, स्तूप निर्माण कराए थे, किस तरह के स्तूप का ये निर्माण कराते थे, कैसे स्तूप का निर्माण कराते थे। तो इनके स्तूपों के बारे में क्या हम स्तूपों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, शुंग शासकों का संबंध ब्राह्मण धर्म से था। यानी जो शुंग शासक थे इनका संबंध ब्राह्मण धर्म से था। ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने क्या बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। अब देखिए, इस काल में अन्य शासकों को संरक्षण प्रदान किया, अन्य धर्मों को संरक्षण, इस काल में अन्य धर्मों को संरक्षण प्रदान किया गया। स्तूपों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। यानी शुंगों ने बड़े पैमाने पर स्तूपों का निर्माण किया, पुनर्निर्माण किया। ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को क्या संरक्षण दिया और स्तूपों का निर्माण, या लिख दूं स्तूपों का निर्माण और पुनर्निर्माण करवाई। स्तूपों का इन्होंने क्या पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। अब इसको क्या, अब इस चीज का क्या ध्यान दीजिएगा, पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया। कुछ स्तूपों का पूर्व उद्धार जैसे सांची, कुछ स्तूपों का पूर्व उद्धार यानी कुछ ऐसे स्तूप थे जो अच्छे नहीं थे, उनको पुनः उद्धार कराया। या कुछ ऐसे स्तूप थे जो टूट फूट गए थे या बेकार हो गए थे, उन्होंने पैसे खर्चे करके उन्होंने उसको व्यवस्थित किया, उसको पुनर्निर्माण कराया, उसको सौंदर्यीकरण किया। जैसे कि सांची में स्तूप तोड़ना का रेलिंग में पत्थरों का प्रयोग, या सांची के स्तूप के तोड़ना में रेलिंग का प्रयोग। यानी जो सांची का जो स्तूप था, यानी सांची के स्तूप में जो तोड़ना होता था किनारे किनारे, उसमें रेलिंग का इन्होंने प्रयोग किया है। पहले रेलिंग नहीं होता था, इन्होंने कुछ जोड़ा, तो इनका प्रमुख रूप से भूमिका था। उसके बाद सांची बरहूत इत्यादि स्थलों पर क्या स्तूपों का इन्होंने निर्माण कराया। अपने शासनकाल में इन्होंने संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब कि हम जो है
बौद्ध धर्म को पूजा पाठ से नहीं रोकेंगे, उसका समर्थन करेंगे, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करवाएंगे, ये होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब नहीं कि वहाँ पर सेना को भेज दो संरक्षण कर रहे हैं, नहीं, संरक्षण का मतलब क्या होता है कि आप अपने शासनकाल में उनका नवीकरण कराना, उनके धर्म स्थलों का निर्माण कराना, उनका पूजा पाठ का अधिकार देना, अन्य जितने भी आर्थिक रूप से कार्य कर सकता है एक शासक, वो ईमानदारी से उसको करना। तो इन्होंने बड़े पैमाने पर क्या स्तूपों का निर्माण करवाया, जिससे इनको क्या स्तूपों का संरक्षण और बौद्ध धर्म का संरक्षण माना जाता है। तो इन्होंने ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने संरक्षण किया, जबकि इसके बाद जो बहुत से ब्राह्मण आएंगे जिन्होंने संरक्षण ही नहीं दिया, लेकिन इन्होंने दिया, शुंगों ने दिया। ठीक है, अब आइए सातवाहनों के बारे में। शुंग हो गया, आप सातवाहनों के बारे में थोड़ा सा आप कुछ चीजों को जान लीजिए। तो शुंग के बाद आप सातवाहनों को जान लीजिए। सातवाहनों ने क्या किया, ठीक है, सातवाहन, सातवाहन, अब इनके का समझ जाए। सातवाहन शासकों के संरक्षण में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण, यानी इनके भी शासनकाल में बड़े पैमानों पर क्या स्तूपों का निर्माण। इनका शासन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में क्या इनका सातवाहनों का मुख्यतः शासन, मोटी मोटा मान लीजिए। तो इन्होंने अपने समय में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण किया, जैसे नागार्जुन कोंडा में लिख दूं, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा हो गया। फिर जगई पेट हो गया, जगई पेट हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं महिक प्रोक्ष हो गया, महिक प्रोक्ष हो गया, महिक प्रोक्ष हो गया। उसके साथ साथ अमरावती हो गया, अमरावती हो गया, क्या हुआ, अमरावती हो गया, अमरावती हो गया, ठीक है, इत्यादि आंध्र प्रदेश में अमरावती हो गया, इत्यादि क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश ले लें, आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर, आंध्र प्रदेश कुछ अन्य स्थानों पर इन्होंने क्या बड़े पैमाने पर क्या इन्होंने क्या किया, स्तूपों का निर्माण करा। आप एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट, क्या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको जो है इरेज कर दूं। चलिए, इन स्तूपों का हीनयान एवं महायान दो विषय था, यानी ये स्तूप जो थे हीनयान एवं महायान दोनों संप्रदायों से था। यानी आपको मालूम हो कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो संप्रदायों में ये बट गया था। आगे देखिए, स्तूपों के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया था, यानी ये जो स्तूपों का जब निर्माण करवाते थे तो संगमरमर का बड़े पैमाने पर ये प्रयोग करते थे, तथा चबूतरों के का भी आकार अधिक व्यापक एवं स्वतंत्र स्तंभों का निर्माण करते थे। इसके साथ साथ जो ये निर्माण कराते थे, ये संगमरमर का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ जो चबूतरे पर निर्माण करा, जो चबूतरे थे अधिक व्यापक था, यानी बड़ा था और सुंदर था, सब कुछ था, यानी आरा गारा जैसे मन के तैसे नहीं निर्माण करवा दिए, एकदम बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित रूप से संगमरमर का प्रयोग, अच्छा पैसा लगा, पूरा मन से इसका दिल से इसका इन चीज़ों का निर्माण, बड़े पैमाने पर ये लोग निर्माण करवाते थे। सातवाहन भी इन्होंने निर्माण करवाया एवं स्वतंत्र स्तंभों का निर्माण, इसके साथ साथ क्या स्वतंत्र स्तंभ का निर्माण। अब यहाँ पे एक इस शब्द है स्वतंत्र स्तंभ। अब सवाल है तो स्वतंत्र स्तंभ क्या है, जैसे कि मान लीजिए मकान है, अब इसकी चारों स्तंभ बना देना, चारों ओर, तो ये क्या, ये जो स्तंभ है ये मकान के चारों ओर, तो ये स्वतंत्र स्तंभ है। और एक होता है जो स्वतंत्र नहीं होता, वो कैसा होगा, जैसे मान लो ये मकान है, इसे में 4 स्तंभ बना देना, इसे में 4 स्तंभ को बना देना। जो स्वतंत्र स्तंभ होते थे वो
थोड़ा से कुछ मकान की कुछ दूरी पे होते थे, और जबकि जो स्वतंत्र स्तंभ में होते थे उसी मकान में ही उसको क्या बना दिया जाता। जैसे चार मीनार में देखिए, जो चार मीनार है वो असल में क्या स्तंभ ही है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है, उसी में है। लेकिन ताजमहल को अगर आप देखिए, अगर ये ताजमहल है तो चारों ओर क्या इसके स्तंभ स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो ये कहते थे स्वतंत्र स्तंभों का भी निर्माण आने लगे, जबकि आगे चल के धीरे धीरे इसमें बदलाव होने लगा। यानी पहले स्तूप कुछ इस तरह से बस बना देता था, एक कच्ची ईंट का गारा माटी जोड़ हो गया, धीरे धीरे इस तरह से हुआ। फिर सुंगों ने तोड़ना जोड़ा, फिर उन्होंने संगमरमर के चबूतरा बनाया, फिर कुछ ऐसे स्तंभ भी लगे जोड़ने, इस तरह से स्तंभ भी जोड़ने लगे। तो धीरे धीरे इसमें क्या बदलाव होने लगा। तो ये दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे चीजें बदलती है। मैंने बताया ना कि अगर आप जो हमारे आदि मानव थे, जब शुरू में खेती करना प्रारंभ किया तो व्यवस्थित नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत व्यवस्थित होता गया है। वैसे भी अब जाइए, अब जानिए अब कुषाणकालीन स्तूप के बारे में। मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से कर दूं। आज जो है कुषाणकालीन स्तूपों के बारे में आप जो है जान लीजिए। देखिए स्तूप, स्तूप 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 स्थापत्य कला, कुषाण। अब कुषाणों के बारे में जानिए, कुषाणों के समय में किस तरह की स्थापत्य कलाएं थी। आप देखिए पेशावर, चंद्रसहारा, कपिया, कनिष्कपुर, सुई बिहार, सुई हो गया, फिर बिहार हो गया, नागौर हो गया, इत्यादि स्थलों से कुषाणकालीन स्तूपों का साक्ष्य मिलता है। यानी कुछ जगह लिख दूं, जैसे कपिसा हो गया, कपिसा हो गया, कनिष्कपुर हो गया, कनिष्कपुर यानी वर्तमान का कश्मीर, फिर पेशावर हो गया, पेशावर हो गया, पेशावर हो गया, चरसहा हो गया, अब देखिए चरसहा हो गया, सुई विहार हो गया। स्थलों से कुषाणों स्तूप का साक्ष्य मिलता है, इत्यादि स्थलों से कुषाण कालीन स्तूप का साक्ष्य होता है। मायानी का प्रभाव, शीतलता, अलंकरण को अधिक महत्व दिया गया। यानी कुषाण कालीन स्तूप का साक्ष्य मायानी का प्रभाव, यानी ये जितने भी होते थे ये महायान का प्रभाव होता था। और विशेष रूप से इसमें अलंकरण हो गया, कारीगरी इत्यादि चीज का बड़े पैमाने पर क्या ये प्रयोग ये करते थे। इसका आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अलंकरण में इसका विशेष महत्व हो गया, जैसे इनके निर्माण में कुछ आकृतियां बनाना, कुछ डिजाइन बना देना, कुछ अन्य कारीगरी कर देना, अलंकरण पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। यानी इनके जो स्तूप होते उनके दीवार एकदम समतल नहीं होते थे, उसमें कुछ ना कुछ अलंकरण कर देते थे। अब जैसे आज के समय कुछ मंदिर जो एकदम सिंपल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर देखो उसमें कितने सारे कारीगरी कुछ अलंकरण होते हैं। तो इस तरह से अलंकरण करते थे अपने शासन काल में। अब आगे देखिए धान्य कटक, जो अमरावती का पुराना नाम है। धान्य कटक अमरावती का पुराना नाम है। आप इसको लिख लीजिए। मैं पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लिख के तो बताता हूँ आप लोग को। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए धान्य कटक अमरावती का पुराना नाम है, ये पेपर में पूछ सकता है। मैं लिख दूं धान्य कटक अमरावती और विजयपुरी नागार्जुनकोंडा का पुराना नाम है। यानी धान्य कटक अमरावती का पुराना नाम है, विजयपुरी नागार्जुनकोंडा का पुराना नाम है। तो इसी के हिसाब से आपका जो स्तूप है ये जो होता है ये समाप्त होता है, ठीक है। सातवाहनों, शुंगों और इनके बारे में पढ़ लिया। इस हिसाब से अब आपका जो स्तूप का टॉपिक होता है कला और संस्कृति में ये समाप्त था। अब आपका चैत्य है। चैत्य क्या है ये जो है हम कल पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही।
यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहा तो मैं हमेशा कहता हूँ आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आप 1-2 मिनट में एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए।